तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी थ्योरिकल पार्ट आप पढ़ते हो, क्या आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं या नहीं होते हैं, चीजें आपके माइंड में लोकेट होती है या नहीं होती है। मेन मुद्दा यह है पढ़ने का। यहां पर हमने मध्य प्रदेश की 7 प्राकृतिक संरचनाओं को तो देख लिया है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब यहां पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन निकाल के बताता हूं। क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सी प्राकृतिक संरचना है। प्राकृतिक संरचना की बात कर रहा हूं, समझने का प्रयास करना। प्राकृतिक और प्रशासनिक दोनों में अंतर होता है। मैंने क्या पूछा कि मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सी प्राकृतिक संरचना है, आंसर क्या होता है, चंबल नदी। मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सी प्राकृतिक संरचना है, ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सी प्राकृतिक संरचना है, छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ का मैदान। और इसी मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सी प्राकृतिक संरचना है, तो अरावली पर्वत है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। और यदि बात होती है कि मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में कौन सी प्राकृतिक संरचना है, तो क्या आंसर दोगे, तब आंसर होता है गंगा यमुना का मैदान। किस आधार पे, जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया, किस आधार पे, प्राकृतिक आधार पे। अब यदि मैं अगर यहां पे बात करूं कि प्रशासनिक आधार पे, अब क्या बोल रहा हूं, प्रशासनिक आधार पर, तो प्रशासनिक आधार पर इस मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में कौन है, तब आंसर क्या दोगे, उत्तर प्रदेश। और प्रशासनिक आधार पे इस मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में गुजरात, पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में कौन आ जाएगा, महाराष्ट्र। तो प्राकृतिक और प्रशासनिक दोनों में अंतर आपको पता होना अति आवश्यक है। एक बात क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे 7 प्राकृतिक संरचनाएं देख ली। भाई हमारा टॉपिक ही क्या है, हमारा टॉपिक है कि भौगोलिक आधार पे मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है। क्या बोला मैंने, भौगोलिक आधार पे मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आंसर वहां पे आएगा 3 भागों में। अब आपने सुना होगा सर आप तो 3 भाग बता रहे हैं और आपने तो यहाँ पे 7 भाग बना दिए। मैंने 7 संरचनाएं बनाई है, 7 भाग नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, पहले इन 7 प्राकृतिक संरचनाओं के नाम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं, मैंने यहां पे लिख दिया प्राकृतिक संरचनाएं, किसकी, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचनाएं। अब मैंने यहां पे लिख दिया प्राकृतिक संरचनाएं और यहां पे मैंने नंबरिंग कर दिया नंबर 1। अब आपके दिमाग में आएगा नंबर 1 तो कर दिया। चलिए हम लोग देख भी लेते हैं ना कि जिस हम संरचना का नाम लिखने जा रहे हैं नंबर 1 पे है कौन, ये रहा नंबर 1। नाम क्या है इसका, नाम है दोस्तों मालवा का पठार। तो यहां पे नाम हमने लिख दिया मालवा का पठार, लेकिन सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन आता कहां से है भाई, मालवा का पठार, और क्वेश्चन ये बनता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल हमें पता होना जरूरी है, 88,222 वर्ग किलोमीटर। लेकिन सिर्फ क्षेत्रफल से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन ये भी बनता है कि मालवा का पठार जिसका क्षेत्रफल 28,222 वर्ग किलोमीटर है, यह क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तब आंसर क्या दोगे, तब आंसर हमें पता होना चाहिए 28%। और मालवा का पठार मध्य प्रदेश की उन 7 प्राकृतिक संरचनाओं में सबसे बड़ी संरचना भी है। आया समझ में। नंबर 2 देख लेते हैं सर कहां पे है। 2 नंबर ये रहा, देखो नर्मदा सोन घाटी है, पानी बना हुआ है मतलब नर्मदा नदी है। नाम क्या है, नर्मदा सोन घाटी। ये मैंने यहां पे लिख दिया दोस्तों, नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी का सर क्षेत्रफल बता दीजिए, 86,000 वर्ग किलोमीटर। और मध्य प्रदेश का कितना है, तो मध्य प्रदेश का है दोस्तों ये 26%। और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक संरचना है। नंबर 3 की हम लोग बात करेंगे, तो 3 पर कौन है पहले देख भी लेते हैं। ग्रीन कलर वाला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पे 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब 3 नंबर पे कौन है, हरा भरा माहौल है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, ठीक है। कौन है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। तो लिख दिया हमने यहां पे सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। क्षेत्रफल सर बता दीजिए 34,000 वर्ग किलोमीटर। और मध्य प्रदेश का कितना है, 11%। अरे बस यही तो करना है, 3 तो हो गई है, 4 बची हुई है। चलो 4 को भी देख लेते। 4 नंबर पे कौन है सर, एक बार बता दीजिए संरचना कहां पर है। ये रही, नाम क्या है, मध्य भारत का पठार। क्या नाम है, मध्य भारत का पठार।
मध्य भारत का पठार क्षेत्रफल 32,000, मध्य भारत का पठार क्षेत्रफल कितना है 32,892 वर्ग किलोमीटर, और मध्य प्रदेश का ये कितना है तो 10.68%। कहीं कहीं पर आपको दोस्तों ये 10.7% लिखा हुआ भी नज़र आएगा, तो कोई बड़ा इशू है क्या? नहीं है। ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। क्लियर यहाँ तक? आगे नंबर 5 पे सर एक बार संरचना दिखा दीजिए, कहाँ पर ये रही, ये 5 नंबर पे दोस्तों, इसका नाम क्या है? रीवा पन्ना का पठार। क्या नाम है? रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार कितना है? क्षेत्रफल 31,954 वर्ग किलोमीटर, और मध्य प्रदेश का कितना है 10.38%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश कितना है 10.38%। कौन है? रीवा पन्ना का पठार। कहाँ है? ये रहा रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, नंबर 6 की बात करेंगे, एक बार हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं। 6 नंबर किधर गया? ये रहा, ये देखो दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर। जिले भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, भिंड, दतिया, इधर थोड़ा शिवपुरी वाला भाग, थोड़ा और आगे आएंगे तो अशोकनगर वाला भाग, आगे जाएंगे तो टीकमगढ़, निवाड़ी। ठीक है ना? तो ये क्षेत्र किसके अंतर्गत जाएंगे? जो ये संरचना का नाम है बुंदेलखंड का पठार। संरचना का नाम क्या है? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। क्षेत्रफल कितना है? 23,733 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज 7.7%। बचा है एक आखिरी, देख लो एक बार, दिखा देता हूं। नर्मदा सोन घाटी के पूर्व में चले जाओ, 7वीं संरचना आपको दिखाई दे रही, छोटी सी। नाम क्या है सर इसका? नाम है इसका बघेलखंड का पठार। क्या नाम है? बघेलखंड का पठार। क्षेत्रफल 21,600 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश का है मात्र 7%, और मध्य प्रदेश की सबसे छोटी प्राकृतिक संरचना भी है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली दोस्तों इन 7 प्राकृतिक संरचनाओं की, जिसके नाम, क्षेत्रफल और मध्य प्रदेश का कितना परसेंटेज है। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश को भौगोलिक आधार पे कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये तो 7 संरचनाएं हैं। तो यहां पर आप आगे देखोगे, और मैंने आपको बताया भी था कि मध्य प्रदेश को भौगोलिक आधार पे 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्या लिखा मैंने यहां पे? मैंने लिखा मध्य प्रदेश को भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया। क्लियर हो गया भाई? मध्य प्रदेश को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग है सर, एक बार वो बता दीजिए। तो 3 भाग दोस्तों आप देखिएगा, एक का नाम है मध्य उच्च प्रदेश। क्या नाम है? मध्य उच्च प्रदेश। दूसरे पे कौन आएगा? दूसरे पे आएगा सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। और तीसरे पे कौन है? तो तीसरे पे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, तीसरे पे कौन है? तीसरे पे हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्वी पठार। क्या आएगा? पूर्वी पठार। तो ये वो 3 भाग है जिसने पूरे मध्य प्रदेश को इन 3 भागों में डिवाइड करके या वर्गीकृत करके रखा हुआ है, ये 3 भाग। अब बात ये आती है कि सर 3 भाग ये हैं, हमारे पास 7 प्राकृतिक संरचनाएं हैं। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो दोस्तों, उन 7 प्राकृतिक संरचनाओं को इन 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी इन 3 भागों में रखा गया है। लेकिन बात अब ये आती है कि भाई वो 7 भाग, इन 3 भागों में कौन कौन से भाग जाएंगे, यानी कि उन 7 प्राकृतिक संरचनाओं में से इन 3 भागों में कौन कौन सी प्राकृतिक संरचना रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले किसकी? मध्य भारत के पठार की। किसकी बात करेंगे? मध्य भारत के पठार की। तो इसमें हम लोग देख दोस्तों यहां पे रखेंगे 5 संरचनाओं को। कितनी संरचनाओं को? 5 संरचनाओं को हम लोग यहां पे रखेंगे।
तो ये तो लिख दिया मैंने यहाँ पे 5 संरचनाएं, कौन कौन सी है वो भी बता दो। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि वो 5 संरचनाएं कौन सी है। नंबर 1 पर हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं मालवा का पठार। क्या रखा? मालवा का पठार, यानी कि मालवा का पठार मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आएगा। 2 पर हम लोग रखेंगे नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। और 3 पर दोस्तों हम लोग रखेंगे मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। और 4 पर हम लोग रखने वाले हैं रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। और जो 5वीं संरचना है उसका नाम है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो ये तो 5 संरचनाएं हम लोगों ने मध्य उच्च प्रदेश में रख दी है। बची 2 है। अब आप समझ गए होंगे कि सर 2 बची है, मतलब एक इसमें जाएगी और एक इसमें जाएगी, हो जाएगी कितनी? टोटल 7। चलिए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, किसकी? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें हम लोग एक संरचना को सम्मिलित करेंगे। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एक संरचना। और वो कौन सी है संरचना? तो आप देखिएगा वो कौन सी है संरचना। तो हम लोगों ने यहाँ पर खींच दी लाइन। अब देख लीजिए आप कौन सी संरचना? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, यानी सतपुड़ा पर्वत को इसके अंतर्गत रखा गया है। और हम लोग जानते हैं कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी मुख्य रूप से 3 शाखाओं में बटी हुई है। तो 3 शाखाएं कौन सी? यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। ये होती है आपकी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ये 3 भाग हैं। इसका नाम होता है राजपीपला, इसका नाम है महादेव और इसका नाम है मेकाल। तो ये सतपुड़ा मेकाल श्रेणी आपकी 3 भागों में बटी हुई है। ठीक है, राजपीपला, महादेव और मेकाल, ये 3 श्रेणियां भी, इनका विस्तार भी अलग अलग है। इनके अंतर्गत भी बहुत सारी संरचनाएं हैं, मतलब इनके अंतर्गत भी बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से लिखेंगे हम लोग? राजपीपला। क्या लिखेंगे? राजपीपला। कहां पर है? तो आप लोग आसानी से बोल सकते हो सर ये तो पश्चिमी है, सबसे पश्चिमी श्रेणी है, पश्चिमी श्रेणी है ना। ठीक है, इसके बाद में कौन सी आएगी? तो बीच में कौन सी है? महादेव। बीच में कौन सी है? महादेव। आप यहां पे लिख सकते हो कि सर ये तो मध्य श्रेणी लग रही है। और सबसे पूर्व में कौन सी है? मेकाल। मेकाल। और है कहां पे? ये सबसे पूर्वी श्रेणी है, सबसे पूर्वी श्रेणी है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के अंतर्गत 3 श्रेणियां लिखी है, जो कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का ही या सतपुड़ा पर्वत का ही भाग है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दोस्तों कहां पे? इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में। और यहां पर आएगा आपका एक संरचना। क्या आएगी? एक संरचना आएगी। एक संरचना कौन सी है सर वो बता दीजिए। तो एक संरचना हम लोग इसमें देखेंगे, आपका जो सबसे पूर्वी पठार है उसे हम लोग कहते हैं बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। मतलब ये है कि बघेलखंड के इस पठार को पूर्वी पठार भी कहते हैं। कहां पर है दोस्तों? आप देख रहे हो ये नर्मदा सोन घाटी, इसके पूर्व में देखो 7 नंबर पे, इसे हम लोग कहते हैं बघेलखंड का पठार, सबसे पूर्व में, इसीलिए इसे पूर्वी पठार भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? पूर्वी पठार भी कहते हैं। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ईजी बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं? बहुत इजी बनते हैं। बट डिपेंड करता है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है। जब आपका ये मैटर क्लियर हो जाएगा, इसके बाद में पिक्चर अभी यहीं पे खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है, मेन पॉइंट तो अभी बाकी है। आपने सिर्फ यहाँ पे मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में 7 प्राकृतिक संरचनाएं, इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में प्राकृतिक संरचनाएं और प्रादेशिक प्रशासनिक संरचनाएं, इसके अलावा इनका क्षेत्रफल और परसेंटेज और इन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है, सिर्फ ये देखा है। लेकिन हमें इनमें से, यानी कि जो 7 प्राकृतिक संरचनाएं हमें मिली है, हमें एक एक करके सभी को पढ़ना पड़ेगा। अब सभी को पढ़ना पड़ेगा मतलब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझ लेना कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। इसमें दोस्तों हमें पढ़ना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे यदि मैं आप लोगों को बताऊं कि यदि यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख दिया मालवा पठार, भाई नाम क्या लिखा? मालवा का पठार। अब बात ये आती है कि मालवा के पठार को हमें काफ़ी डीप में पढ़ना है। तो डीप में पढ़ना है तो किन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए मुख्य बिंदु। क्या पता होना चाहिए? मुख्य
बिंदु जिन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मुख्य बिंदु में क्या क्या? नंबर 1 आपको पता होना चाहिए दोस्तों इसकी स्थिति, इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन सी प्राकृतिक संरचना है, एक बात। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए इसका विस्तार, विस्तार में आएगा अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति। इसके बाद आता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल, मैं बता चुका हूँ। क्षेत्रफल के बाद में प्रतिशत, यानी कि मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है, और इसके बाद में संबंधित जिले, यानी कितने जिलों में मालवा का पठार फैला हुआ है, और इसके अलावा प्रमुख नदियाँ, क्या लिखा मैंने, प्रमुख नदियाँ। प्रमुख नदियों के बाद में 7 नंबर हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगी जलवायु, यानी कि मालवा के पठार की जलवायु कैसी है। इसके अलावा आपको पता होना ज़रूरी है कि यदि जलवायु पता चली तो यहाँ की वनस्पति कैसी होगी, वनस्पति पता चली तो हमें कृषि पढ़ना पड़ेगा कि मालवा के क्षेत्र में कृषि कैसी होती है, और कृषि के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा मिट्टी, या पहले मिट्टी पढ़ लो उसके बाद कृषि पढ़ लो। इसके बाद में आता है दोस्तों खनिज, खनिज के बाद आएगा उद्योग, और देन हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इसमें पर्यटन। तो ये होता है सीक्वेंस, यानी कि टॉपिक इतना बड़ा है दोस्तों, यदि सही तरीके से आप पढ़ोगे तभी जाके आपको रियलाइज होगा कि वाकई में पढ़ने का लेवल क्या होता है। सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें हर एक संरचना में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करनी पड़ेगी, जो कि कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस में भी मिलेगा और ऑफलाइन क्लासेस भी, जो कि हमारी नौलखा चितावद में एसआर पेट्रोल पंप के जस्ट सामने ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर, और दूसरी ब्रांच मूसाखेड़ी में राम मंदिर के सामने, वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। तो वहाँ पर भी आकर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हो, पीएससी एसआई जितने भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए। तो ठीक है दोस्तों, इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं जस्ट इसके अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।